नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ दिनों पहले पानीपत से इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। पानीपत और जगाधरी में लॉन्च के बाद पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, रोहतक और हिसार समेत कुल 7 अतिरिक्त शहरों में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू की गई। देखिए रिपोर्ट। लोगों की यात्राओं को सुगम बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने पानीपत से 5 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है। यहां उन्होंने बस सेवा का शुभारंभ किया है। इससे लोगों को आने जाने में सुगमता होगी। प्रदेश में इसके लिए और भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। बस में सफर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए थे। प्रदेश में प्रदूषण को कम करने के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, उसके शुरुआत के सप्ताह भर में बस में किराया फ्री किया गया था। पानीपत में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि पानीपत ऐतिहासिक चीजों के लिए और एक प्रकार से अपना स्थान प्राप्त करता जा रहा है। ऐतिहासिक लड़ाइयां पानीपत की प्रसिद्ध हैं, देश और दुनिया में लोग याद रखते हैं। फिर हमने कितने ही कार्यक्रम यहां किए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे पानीपत अपने उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता हो, चाहे ये इंडस्ट्री और यानी कंबल के नाम से जाना जाता हो, तो कितनी चीजें पानीपत को अपने ऊंचे स्थान पर लेकर के गई है। आज इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहां से हो रहा है, इसके नाम से भी पानीपत जाना जाएगा। पानीपत एक और नाम से भी जाना जाता है कि यहां इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का धुआं निकलता है, प्रदूषण बहुत होता है। यानी शहर किसी अच्छी बातों से जाना जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन किसी खराब बात से जाना जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ की जितने बसें, चाहे वो डीजल से पेट्रोल से चलती हों या फिर अपनी वाहन व्यवस्था भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसीलिए आज ये इलेक्ट्रिक की बसें यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रदूषण में भी कमी आएगी, ताकि हम प्रदूषण की नगरी ना कहलाएं, हम स्वच्छ हवा, साफ हवा को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते से इस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं। जैसा बताया कि आज ये ई बस सर्विस यहां से शुरू हो रही है। इससे पहले ऐसी जो ई बसेज हैं, हरियाणा के कुछ शहरों में तो चालू हो चुकी हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अलग से एजेंसी बना के सिटी बस सर्विस के नाम से नहीं हुई, बल्कि वहां की जो संस्थाएं हैं, जीएमडीए, एफएमडीए, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में, वो पहले से चला रहे हैं। मानेसर नगर निगम भी जीएमडीए के अंतर्गत आकर के अपनी बसें चला रहे हैं। तो हमारे जो 11 कारपोरेशन हैं, उन 11 कारपोरेशन में 3 होने के बाद बाकी 8 बचते हैं। आज की ये जो बस सर्विस है, इसमें सभी 8 कारपोरेशन वो सब जुड़ जाएंगे और साथ में रेवाड़ी नगर ये साथ में और जुड़ेगा। यानी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, ये सब स्थान आज इस सिटी बस सर्विस का जुड़ेंगे, ताकि बड़े बड़े नगरों में ऐसी ई बसेज जब चलेंगी, लोगों को सुविधा होगी, तो उसके कारण से प्रदूषण की कमी होगी। और जो अपने निजी वाहन हैं, उनको भी लोग छोड़ने का अभ्यास करें, ताकि सामूहिक व्यवस्था में यदि हम इस प्रकार की वाहन व्यवस्था को उपयोग करेंगे तो हम उन अपनी जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ने में भी हमको सफलता मिलेगी। लोगों को अभ्यास लगे अपनी गाड़ी छोड़ दें, तो इसके लिए थोड़ा बहुत कई बार कुछ लुभावनी बातें भी करनी पड़ती हैं। तो एक सबसे पहले अपनी बात को पूरा करने से पहले एक बात अभी बता रहा हूं
कि ये बसें जो जिस शहर से जब शुरू होगी, पहले 7 दिन ये बसें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ताकि 7 दिन तक एक बार अभ्यास उनको सबको हो कि अपनी कार छोड़ दें, अपना स्कूटर छोड़ दें, इन बसों में चलें। अगर सुविधाजनक तरीके से बसें चलती हैं तो अभ्यास बना लें, और अगर कहीं कोई सुझाव उसमें आता है तो विभाग को सुझाव भी दें, ताकि उस सुझाव के हिसाब से विभाग अपने आप को तैयार कर ले। एक बात और मुझे विभाग के लोगों को कहना है, वो पहले हमारी बात नहीं हुई, आज खुले मंच से मैं कह रहा हूं कि आखिर ये इसका नाम है सिटी बस सर्विस। तो सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के, अधिकारियों ने बैठ के कुछ रूट तय कर लिए हैं, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहां है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को भी पता होता है, विभाग के लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी, और हमने कहा कि जिन सवारियों से पूछो जिनको बसों को लेके जाना है, जहां रूट बनाने हैं, जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। आज भी घाटे में है, लेकिन सवारी बताएगी कि मुझे कहां से कहां तक बस चाहिए। इसलिए चाहे कोई एक एप्लीकेशन बनाए, पोर्टल बनाए डिपार्टमेंट की ओर से, और शहर से पूछें कि बस कहां से कहां चाहिए। लोगों की डिमांड जब आएगी, रूट्स कुछ परिवर्तन करेंगे, या जो नई बसें आएंगी उन नई बसेज में उनके साथ जोड़ करके और उन इलाकों में भी सर्विस दी जा सकती है। सिवा के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस जमीन के ऊपर ये जो बस अड्डा है जो हम देख रहे हैं, इसका शिलान्यास भी मैंने किया था, और पिछले 18 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था। और आज मुझे ही अवसर मिला है कि यहां से बसें चलाने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे भी इस बात की खुशी है। केवल ये बस अड्डा नहीं, हरियाणा में जब से हम आए हैं, हमने कुल मिलाकर 34 शहरों में नए बस अड्डे बनाए हैं। मुझे याद है जब परिवहन मंत्री हमारे कृष्ण पवार जी थे तो पहला बस अड्डे का उद्घाटन हुआ झज्जर का, और झज्जर बस अड्डे का उद्घाटन करने के लिए कृष्ण पवार जी गए। कहने लगे आज की एक विशेष बात। मैंने कहा क्या? कहने लगे बस अड्डे का एस्टीमेट तो बना था 43 करोड़ रुपए का, और बस अड्डा तैयार होकर के और शायद 34 करोड़ में बस अड्डा हो गया। 9 करोड़ रुपए एस्टीमेट से भी कम में वो बस अड्डा बना था। इसमें से एक और बात ध्यान करा रहा हूं आपको कि जो पिछली सरकारों के समय एस्टीमेट बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पेमेंट करने में, ये जो करप्शन का एक विषय चलता था, हमने पहले दिन से उसको रोकना शुरू किया। 3 C's इसको एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो। और वैसे तो इन 3 C की जननी भी एक चौथी C है, उसको भी समाप्त करना है हमको, और वो है, हालांकि सरकारी कार्यक्रम में मुझे इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन संकेत मैं कर रहा हूं कि चौथी C भी हम समाप्त करेंगे। मित्रों, हमने इन 9 सालों में जो कुछ किया है उसके बारे में आप सब जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये हमने चाहे बस अड्डे हैं, चाहे बसें चलाने की बात कही है, और चाहे पर्यावरण प्रदूषण करने के नाते से सिटी बस सर्विस की बात मैंने की है। हम हरियाणा के अंदर किस प्रकार से यात्रा सुगम हो, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़े, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं कि इसके अंदर पर्यावरण को ठीक करने के लिए चाहे वो डीजल पेट्रोल की खपत तो कम होगी ही, साथ में इन बसों को एसी बनाया गया है। एयर कंडीशन बसों से भी लोगों को सुविधा होगी बैठने में, चलने में, गर्मी के अंदर भी उसका पूरा लाभ अपना उठा सकेंगे। और इसमें हमने रोजगार के नाते से एचकेआर से युवकों को लिया है। ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती लगातार हम रोडवेज में कर रहे हैं। पिछले 9 साल के अंदर हमने 3,500 नए ड्राइवर कंडक्टर भर्ती किए हैं, और जहां तक एचकेआर का विषय है 1500 लोग उसमें भी भर्ती किए हैं। 5,000 लोगों की भर्ती ये रोडवेज के अंदर नई भर्ती हुई है। और नए जो बेड़े में बसें डाली गई हैं, आज के दिन हरियाणा जब से बना है, एवर हाईएस्ट बसों का फ्लीट ये हरियाणा रोडवेज का है। एवर हाईएस्ट 4,651 बसें रोडवेज की अपनी बसें हैं। और इसी नाते से जो किलोमीटर स्कीम 562 बसें ये इसके अलावा और चल रही हैं। तो ऐसे 5,000 से ऊपर
और जो इसके अलावा जो हमारी परमिट रूट की बसें हैं वो शायद 1300 वो भी है। तो आज हरियाणा का इतना बड़ा फ्लीट छोटे प्रदेश को देखते हुए ये देश में बाकी प्रांत भी रोडवेज अपनी चलाते हैं, लेकिन सब में प्रथम स्थान मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा रोड को मिला हुआ है। आज अगर 4 डिपोज की बसें, 4 प्रांतों की बसें कहीं दिल्ली बस अड्डे से चलती हैं एक ही रूट के ऊपर, तो सबसे पहले जो यात्री की प्राथमिकता होती है कि हरियाणा रोड्स की बस है उसके अंदर बैठना चाहिए। हरियाणा रोड्स की बसें न केवल अपने प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रांतों में भी चलती हैं लगातार। और एक जानकारी आपके लिए कि प्रतिदिन हमारी हरियाणा रोड्स की बसों में 11 लाख यात्री ये ट्रेवल करते हैं। 11 लाख यात्री प्रतिदिन ट्रेवल करते हैं और अगर उसके निकालूं तो इनका जो किलोमीटरेज है वो भी प्रतिदिन का 11 लाख किलोमीटर बनता है। 11 लाख किलोमीटर में 11 लाख सवारियां ये ट्रेवल करती हैं, अर्थात एक बस में अगर 50 सवारियां आती हैं तो 50 सवारियां यानी 50 किलोमीटर तक 50 सवारियां चलती हैं। तो इसके अंदर सवारियों को सुविधा है, इस नाते से बहुत श्रेणियों को हमने मुफ्त में भी यानी यात्रा करने का एक मौका दिया हुआ है। आज के ये 7 दिन का तो एक टेम्परेरी फेज इसलिए है कि लोगों को जैसे चाय पीने की आदत पहले लगाई गई थी, मुफ्त चाय पिलाते थे, बाद में चाय का 20 रुपए कप हो गया आज क्या? ऐसे ही इस यात्रा में आदत लगे सबको तो फिर हिसाब किताब तो हमारे नवदीप जी कर लेंगे कि कितना किराया लेना है। और कोई बहुत ज्यादा सिटी को देखते हुए जितना खर्चा अपनी गाड़ी पर आता उसके मुकाबले में तो शायद क्या रखा है 10 रुपया 15 रुपया, हमने जो कुछ रेट रखे हैं 10 रुपये मिनिमम 10 रुपया है, फिर 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया, यानी हर किलोमीटर के हिसाब से यानी ज्यादा 28 से 30 किलोमीटर, क्योंकि शहर के अंदर इससे ज्यादा नहीं होगा तो वो 50 रुपया मैक्सिमम 10 से लेकर 50 रुपए तक दूर की सवारियां जो है वो उसको लेंगी। हाँ वो ज्यादा पड़ता है, वो ज्यादा पड़ता है। इन वाहनों के चालन के लिए अगर मैन पावर के साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता होती है अच्छी सड़कों की। तो हमने निरंतर सड़कों पर भी, ये ठीक है कोविड के दिनों में थोड़ा कठिनाई आई थी, सड़कें हमारी जितनी गति से मरम्मत होनी चाहिए थी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोविड के बाद हर क्षेत्र की जो पुरानी सड़कें हैं उसकी मरम्मत और नई सड़कें बनाने का काम, यानी अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं तो पिछले 9 साल में हमने 33,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया जिस पर 20,000 करोड़ रुपया लगा है। और ऐसे ही 7,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई है जिस पर 4,000 करोड़ रुपया लगा है। अब आगे से हमने तय किया है कि नई सड़कों की आवश्यकता बहुत अधिक हरियाणा में उतनी नहीं रही, जितनी पुरानी सड़कें हैं उनको मेंटेन रखना ये बहुत जरूरी है। तो हमारे बजट का पहला काम होगा जो सड़कें हैं उनको विस्तारीकरण करना, उनको चौड़ाकरण करना, उनको मजबूतीकरण करना, उसकी मुरम्मत करना, ये बहुत आवश्यक है। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो नेशनल हाईवेज इतने ज्यादा हो गए हैं, कृपा है केंद्र सरकार की। हमारे नितिन गडकरी से जब हम मांगते हैं कि हमको ये एक सड़क चाहिए तो उनका कि ठीक है मंजूर कर दी, और उस पर भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार की जो हमारी नेशनल हाईवेज है इसके ऊपर लागू हुआ है। पिछले दिनों में हमने एक मांग रखी कि पानीपत से और डबवाली की तरफ कोई हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, उन्होंने तुरंत माना कि पानीपत से डबवाली एक एक्सप्रेस हाईवे ये बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ईस्ट नॉर्थ साउथ तो है, लेकिन ईस्ट वेस्ट का एक मार्ग नॉर्थ से यानी ईस्ट से पानीपत और वेस्ट में डबवाली, इसको कनेक्ट करते हुए एक नेशनल हाईवे बने, ये भी मंजूर हो चुका है। जितने भी आरओबीज आरयूबीज हैं रेलवे के साथ जो हमारा करार हुआ है, तो कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे यानी जिला सड़कें क्या डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट रोड तक कोई आरओबी आरयूबी होगा उसको तुरंत मंजूरी मिलती है, वहां कोई फाटक काम नहीं अब रहेगा। यानी इस प्रकार की योजना मैंने बनाई। 72 आरओबी आरयूबी का निर्माण हो चुका है, 52 आरओबी आरयूबी ये इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहां तक फास्ट ट्रेन का विषय है, आरआरटीएस रैपिड रेलवे जो सर्विस है ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसमें दिल्ली से 6 सड़कें बाहर की तरफ निकलने वाली हैं, यानी आउटर जो रेडियल सड़कें रैपिड रेल है उसके अंदर एक रैपिड रेल सराय काले खां से पानीपत ये भी मंजूर हो चुकी है।
और बहुत जल्दी इस पर भी काम शुरू होने वाला है। यानी मेट्रो की स्पीड से, बल्कि मेट्रो से कम समय उसमें लगता है। मेट्रो का स्टेशन हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद होता है। रैपिड रेल सर्विस का हर 8 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन यानी उसका जो स्टॉपेज होगा। तो इस नाते से बहुत फास्ट गति से ये दिल्ली पैसेंजर जो जाने वाले लोग हैं, इनको बड़ी सुविधा पानीपत से हमने रिकमेंड किया, हमने डिमांड की है कि पानीपत की बजाय इसको करनाल तक बढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा मेरा भी उसमें एक मतलब है, तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन पानीपत तक मंजूर हो चुकी है, ऐसा मेरा आप लोगों से जानकारी के लिए। केएमपी जो रोड बनाया गया है, दिल्ली से बाहर हम यानी दिल्ली पार न करनी पड़े, केएमपी रोड का कितनी उपयोगिता हुई है। अब इसके साथ साथ एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो उसी के साथ साथ यानी कुंडली से लेकर के और पानीपत तक उसके साथ बनेगी, मंजूर हो गई है, जमीन उसकी ले ली गई है, उस पर काम अब जमीन का काम शुरू हो चुका है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा उपयोग ये हमको होने वाला है। रोहतक से हांसी की रेलवे लाइन ये कंप्लीट हो गई है, जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। और जब रोहतक से हांसी की एक फास्ट ट्रेन यानी हिसार तक भी वो जाएगी, और उसका बड़ा महत्व इसलिए है कि अब हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट वो हिसार में बनने जा रहा है। क्योंकि 2 और एयरपोर्ट है जिसकी सुविधा हमको होती है, चाहे वो दिल्ली का है चाहे वो चंडीगढ़ का है, लेकिन देखा जाए तो वो अपने हरियाणा की टेरिटरी पर नहीं है। तो हरियाणा की टेरिटरी पर पहला अपना जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट वो हिसार में बन रहा है, और उसको जोड़ने के लिए जो दिल्ली से लेकर के और हिसार वाली जो रेलवे लाइन है, फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन, उसका अपना एक उपयोग होगा। ऐसे बहुत से शहरों में रेलवे लाइन, अब कई रेलवे लाइन या एक भी रेलवे लाइन होती है उसके साथ कई फाटक आ गए हैं। तो रोहतक में पहला प्रयोग देश का हुआ एलिवेटेड रेलवे लाइन, 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, नीचे से 3-4 फाटक समाप्त हो गए और सड़कें रन थ्रू हो गई। यही प्रयोग अब किया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र भी 4 या 5 फाटक जो लगते थे उन सब के ऊपर एलिवेटेड रेलवे लाइन हो गई है, नीचे शहर आपस में जुड़ गया है। तीसरा इसी प्रकार से कैथल में भी इस कार्यक्रम की योजना बन रही है। तो बड़े शहर जहां कई फाटक लगते हैं उन सबको यानी फाटक रहित करके और रोड को सीधा किया जाए, एलिवेटेड जो रोड है उसका भी किया है। तो मेरा कहना है कि हमने चाहे मेट्रो हो, चाहे एलिवेटेड रेल, इस प्रकार के रूट्स हो, चाहे आरआरटीएस है अथवा सड़कें हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हरियाणा एक प्रकार से उद्योग के लिए, इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट जिसको कहना चाहिए एक प्रेफर्ड स्टेट देश और दुनिया के इन्वेस्टर के लिए बन गया है। पहली पसंद हरियाणा, क्योंकि दिल्ली के निकट है, एयरपोर्ट की सुविधा है, और यहां हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते इतनी सुविधाएं दी हैं इंडस्ट्रीज को, कभी कोई कठिनाई आती नहीं है। हमारे प्रमोद द्विज जी बैठे हैं, पानीपत से कई सुझाव हमारे पास आते रहे, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है। हर सुझाव के ऊपर हमने संज्ञान लेते हुए नई नीति बना करके किस प्रकार से उद्योगपतियों को सुविधा दी जाए, उद्योग फले फूले और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। तो इस नाते से हरियाणा हर दृष्टि से, चाहे उद्योग के नाते, हमारी आर्थिक स्थिति भी इस उद्योग के नाते से बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बढ़ी है। अगर मैं जीएसटी का कलेक्शन की बात कहूं, हरियाणा इज द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्टर स्टेट। पर कैपिटा जीएसटी हमारे यहाँ 34,000 रुपया है, 34,000 रुपया। इस प्रकार से पर कैपिटा ये हमारा जीएसटी कलेक्शन है और जो देश में सर्वाधिक है। सिटी बस सर्विस के लिए प्रदेश में 450 अत्याधुनिक और वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए समझौता किया जा चुका है। 2,450 करोड़ रुपए की सिटी बस परियोजना यात्रियों को सुगम यात्रा के साथ ही प्रदूषण रहित पर्यावरण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसे और आगे बढ़ाया जाएगा और ये सब कुछ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से ही संभव हो सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के कामों की तारीफ उन्होंने की और कहा कि देश को महाशक्ति बनाने में हरियाणा का अहम योगदान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। इसमें हरियाणा का अहम योगदान होगा, क्योंकि जब हरियाणा विकसित होगा तो देश विकसित होगा। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश निवेश के लिए उत्तम प्रदेश है। कपड़ा व परिधान उद्योग में हरियाणा का अहम स्थान है। शुक्रवार को रेवाड़ी केम्स का शिलान्यास करते समय प्रदेश को 9,770 करोड़ की सौगात देते हुए उन्होंने ये बात कही। मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है, जिससे आज की युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होने वाला है। टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल और टूरिज्म से ट्रेड तक राज्य में हर क्षेत्र में नए अवसर बढ़ने से युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। श्री कृष्ण सर्किट योजना के तहत कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में बना केंद्र भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश व हरियाणा की पावन धरा से दुनिया को परिचित कराएगा। एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है और दूसरी तरफ बीजेपी का सुशासन। यहां 10 वर्षों से डबल इंजन सरकार है, इसलिए गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं मोदी ने बनाई है, उनके 100% अमल में हरियाणा अव्वल है। हरियाणा खेती के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और यहां उद्योगों का दायरा भी निरंतर बढ़ रहा है। जिस दक्षिण हरियाणा को विकास में पीछे रखा गया, आज वो कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, उनसे जुड़ी जो बड़ी परियोजनाएं हैं, वो इसी हिस्से से गुजर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, दिल्ली दौसा लालसोट के पहले चरण का उद्घाटन हो गया है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूंह जिलों से होकर गुजर रहा है। साथियों, 2014 से पहले हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए हर वर्ष औसतन 300 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। 300 करोड़ रुपए। इस वर्ष हरियाणा में रेलवे के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब देखिए कहां 300 करोड़ और कहां 3,000 करोड़, और ये अंतर पिछले 10 सालों में आया है। रोहतक, महम, हांसी, जींद, सोनीपत जैसी नई रेल लाइनों और अंबाला, कैंट, दप्पर जैसी लाइनों के दोहरीकरण से लाखों लोगों का फायदा होगा। ऐसी सुविधाएं जब बनती है तो जीवन भी आसान होता है और कारोबार भी आसान होता है। सीएम मनोहर लाल ने भी भरोसा दिलाया कि देश को विकसित बनाने में प्रत्येक हरियाणवी अपना योगदान देगा। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने एम्स से मिलने वाले लाभ को लेकर भी जानकारी दी। अपने देश की जनता उस ओर कैसे आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी का वो दिन, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में, और वो एक ऐतिहासिक दिन बना है। देश में राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, एक प्रकार का प्रत्यक्ष, वैसे तो पिछले 10 सालों में आपने जो हमें राह दिखाई है, राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है।
उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो लेकिन महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है। उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं। और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाए। दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है। उन्होंने ये कहा कि सरकार के कार्यकाल में विकास हो रहा है, केंद्र भी इस पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बदौलत ये सब संभव हो सका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर लोगों के बीच पहुंचते हैं और उनकी राय लेते हुए भी नजर आते हैं, जिसका असर जन सैलाब के रूप में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की जमकर तारीफ और सराहना की। चलिए इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।